रात 11:15 मैं नीतू के घर पहुंचा और ताबड़तोड़ घंटियां बजाईं। नीतू ने मुझे मोजिक आय से देख लिया था और वो दरवाजे से अपनी पीठ टिकाए रो रही थी, पर दरवाजा नहीं खोल रही थी। इधर मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। मुझे अभी तक नहीं पता था कि नीतू दरवाजे से पीठ लगाकर बैठी रो रही है। नीतू, प्लीज दरवाजा खोलो। आई नो तुम घर पर हो, प्लीज। आखिर नीतू बोली, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, इट्स ओवर। नीतू ने बड़ी मुश्किल से ये कहा था और उसकी आवाज में दर्द महसूस कर मैं टूटने लगा था। प्लीज, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, बस एक बार दरवाजा खोल दो, प्लीज, मैंने कांपते हुए कहा, क्योंकि ठंड अब जिस्म पर हावी हो चुकी थी। नीतू उठकर खड़ी हुई, अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला, और इससे पहले वो कुछ कहती मैं ही उस पर बरस पड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से कहोगी कि दिस वेडिंग इज ऑफ और सब कुछ खत्म हो जाएगा? आखिर मैंने किया क्या है जिसकी सजा मुझे दे रही हो? तुम अश्विनी की तरह निकलोगी कि ये मैं कतई नहीं मान सकता। मैंने जब ये कहा तो नीतू ने अपना फोन निकाला और मुझे वो ट्रिम रिकॉर्डिंग सुना दी। वो सुनने के बाद मैं समझ गया कि ये किसकी कारस्तान है, पर अभी के लिए मुझे नीतू को संभालना था, उसे सच से रूबरू कराना था। ये पूरी बात नहीं है। इतना कहकर मैंने नीतू को सब सच बता दिया और नीतू आंखें फाड़े सब सुनती रही। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये सब उस हरामजादी का किया धरा है और आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मैं वापस निकलने को पलटा तो नीतू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तब उसे एहसास हुआ कि मेरा पूरा जिस्म बर्फ सा ठंडा हो चुका है। आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो यही तो चाहती है। गलती मेरी है, मुझे आपसे पहले पूछ लेना चाहिए था, पर मैं नहीं चाहती थी कि आप साक्षी के प्यार से वंचित रहो। नीतू रोते हुए बोली और मुझे अपने गले लगा लिया। उसके गर्म जिस्म का एहसास मुझे मेरे ठंडे जिस्म पर होने लगा था। लिसन टू मी, साक्षी मेरी बेटी है और इस बात को कोई झूठला नहीं सकता। मैं उससे प्यार करता रहूंगा, फिर चाहे हम यहाँ रहे या बेंगलोर में। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं साक्षी को गोद ले लूं, पर घर वाले इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। फिर आज नहीं तो कल हमारा अपना बच्चा भी तो होगा ना। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब अभी ढूंढा नहीं जा सकता। फिलहाल मेरे लिए ये शादी जरूरी है, उसके बाद मैं साक्षी के बारे में सोचूंगा, मैंने कहा, और नीतू मेरी बात समझ गई। साथ ही उसके मन में अश्विनी को सबक सिखाने की आग भी जल उठी। हम दोनों ऐसे ही गले लगे हुए खड़े रहे और फिर थोड़ी देर बाद घर से फोन आ गया। हाँ जी, सब ठीक है जी, कोई घबराने की बात नहीं जी, मैं सुबह तक निकलता हूँ, मैंने कहा, और ये सुन नीतू भी हैरान हो गई। घर की पूजा खत्म हुई तब मैंने आपका मैसेज देखा और जिस हालत में था उसी हालत में भाग आया। गोपाल भैया से ये कहा कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। उसी के लिए डांट पड़ रही थी कि बताकर नहीं जा सकता था। मैंने नीतू को सच बताया तो उसने कान पकड़कर मुझे सॉरी कहा। फिर उसने कॉफी बनाई जिसे पीने के बाद मेरे जिस्म में गर्मी आई। सुबह 6 बजे तक मैं वही रहा और फिर बाइक से निकला। जाते जाते नीतू ने मुझे अपनी शाल दी ताकि मैं ठंड से खुद को बचा पाऊं। मैं घर पहुंचा और कहानी बनाकर सुना दी, पर भाभी ने जब शॉल देखी तो वो सब समझ गई कि बात कुछ और है। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे शाल के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें ये कहा कि हॉस्पिटल के बाद मैं नीतू से मिलने गया था और उसी ने ये शॉल दी है। भाभी बस दी और चली गई। अब अश्विनी मुझसे छुपती फिर रही थी। मेरी भी मजबूरी थी कि घर में सब मौजूद थे और उनके सामने मेरा उसे कुछ कहना लाखों सवाल खड़े कर देता। हम दोनों चूंकि कई दिनों से बात नहीं कर रहे थे और जब से मैं घर पहुंचा था तब से तो अश्विनी डरी डरी सी रहती थी। अब इस पर सवाल उठना तो तय था। क्यों भाई सागर, क्या बात है? जब से हम लोग आए हैं देख रहे हैं कि अश्विनी और तुम बात भी नहीं करते। कहाँ तो पहले तुम उसका इतना ख्याल रखते थे, घर परिवार की मर्जी के खिलाफ कर उसे बढ़ा रहे थे, और तो और उसकी शादी में भी तुम विदेश चले गए। क्या नाराजगी है, हमें भी बताओ। मौसा जी बोले। मौसा जी, जिस उल्लू को पढ़ाने के लिए इतने पापड़ बैले वो कमबख्त पढ़ाई लिखाई छोड़कर इश्क मोहब्बत करती फिरे, ऐसे एहसान फरामोश इंसान से क्या बात करना। यहाँ तक कि मैं तो शहर में रहता था, मुझे तक इस बात की खबर नहीं कि ये इश्क लड़ा रही है। जिस इंसान को मैं हमेशा डांट से बचाता था वही इंसान जब मुझे सबसे डांट पड़ रही थी खामोश था। यही नहीं, इसने मुझे शादी के लिए रुकने तक को नहीं बोला तो मैं क्यों रुकता। मुझे इतना अच्छा मौका मिला अमेरिका जाने का, काम सीखने का, एक बिजनेस से जुड़ने का, अपना हमसफर चुनने का, तो ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ देता। मेरा जवाब सुनकर मौसा जी बस मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है बेटा, पर अब तो सब सही हो गया ना, अब तो माफ कर दे इसे। नहीं मौसा जी, इतने कम पाप नहीं किए इसने कि इसे माफी दे दी जाए। फिर मेरे अकेले के ना बात करने से इसे क्या फर्क पड़ेगा? आप सब तो हो ना इससे बात करने को। चलो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर ये बताओ सारा समय बैठे रहते हो,
शादी तुम्हारी है, थोड़ा काम वाम देखा करो, मौसा जी शिकायत करते हुए बोले, पर इसका जवाब ताऊ जी ने ही दे दिया। तुम्हें पता भी है ये क्या काम करता है? अमेरिका की कंपनी का काम है ये। वहाँ हमारे देश की तरह लोग छुट्टियाँ नहीं मारते, कमाई डॉलरों में होती है। $1 मतलब 70-75 रुपये। इस काम के इसे $1,00,000 मिल रहे हैं। ताऊ जी के मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर सबके कान खड़े हो गए थे और पूरे घर में मेरी तारीफें शुरू हो गई थी। इधर मुझे अश्विनी की क्लास लेनी थी, पर वो किसी न किसी सदस्य के साथ चिपकी हुई थी। पर आखिर वो कब तक मुझसे भागती? रात को मैं सोने जल्दी चला गया। साक्षी मेरे साथ ही चिपकी रही थी। मेरा कमरा सब सामान से भरा था और वहां जाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी गई थी। ताऊ जी का कहना था कि जब तक नई बहू नहीं आ जाती तब तक उस सामान को कोई नहीं छुएगा। रात को 11 बजे साक्षी ने सुसु किया और उसके डायपर के साथ उसके कपड़े भी खराब हो गए। मेरी बेटी ने मुझे उसकी माँ की क्लास लेने का मौका दे दिया था। मैंने पहले तो साक्षी का माथा चूमा और किलकारियां मारते हुए अपने हाथ पांव चलाने लगी, मानो उसे भी मजा आ रहा हो कि आज उसकी माँ की क्लास लगने वाली है। फिर मैंने उसके सारे कपड़े निकाले और उसे कंबल ओढ़ा दिया। कमरे में हीटर चालू किया ताकि कमरा गर्म बना रहे। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और जाकर अश्विनी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। वो घोड़े बेचकर सोई थी, इसलिए 10 मिनट तक खटखटाने के बाद उसने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी फट गई और आंखें अपने आप झुक गई। एक तो बाहर ठंड में 10 मिनट से खड़ा होना पड़ा और ऊपर से नीतू की हालत देखकर जो गुस्सा आया था उससे मेरा जिस्म जलने लगा। मैंने अश्विनी का गला पकड़ लिया और उसे धकेलते हुए अंदर आया और उसे उसी के बिस्तर पर गिरा दिया। अश्विनी छटपटा रही थी ताकि मैं उसका गला छोड़ दूं। कल अगर नीतू को कुछ हो जाता ना तो आज मैं तुझे जिंदा जला देता। आज आखिरी बार तुझे बताने आया हूँ, अगर तूने कोई भी लगाई बुझाई की ना तो अपनी खेर मना लियो, फिर मुझे मिनट नहीं लगेगा तेरी जान लेने में। मेरी पकड़ अश्विनी के गले पर तेज थी और अगर 2 मिनट और उसका गला नहीं छोड़ता तो वो पक्का मर जाती। मैंने जैसे ही उसका गला छोड़ा वो सांस लेने की कोशिश करते हुए छटपटाने लगी। मैंने साक्षी के कपड़े लिए और वापस अपने कमरे में आ गया। साक्षी अब भी जाग रही थी और कंबल के अंदर अपने हाथ पैर मार रही थी। कुछ देर पहले जो मुझे गुस्सा आ रहा था वो अश्विनी को देखकर गायब हो गया था। साक्षी को अच्छे से कपड़े पहनाकर मैं उसे अपनी छाती से चिपका कर सो गया।